कक्षा 12 हिंदी काव्य सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित। आज का हमारा नया शीर्षक है नौका विहार। विहार माने घूमना, नौका माने नाव, यानी नाव पर बैठकर विहार करना अर्थात घूमना। यह सुमित्रा नंदन पंत का कविता है और अपने सहपाठियों के साथ या कह सकते मित्रों के साथ वह नौका विहार करने के लिए जा रहे हैं और उस समय के वातावरण का उन्होंने कविता में वर्णन किया है। वातावरण या कहिए गंगा जी के बारे में, फिर वहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्यताएं थीं उनको भी इन्होंने इस कविता में बताया है। चलिए देखते हैं। शांति स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, शैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म वीरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीप्तित मृदुल करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। स्निग्ध का अर्थ होता है तरल या चिकनी। ज्योत्सना का अर्थ जानते ही हैं, चांदनी होता है। नीरव, नीरव का अर्थ शब्द रहित, जिसमें शब्द न हो। अपलक, जो बिना पलक झपके देखता रहे। अनंत माने आकाश होता है। सैकत का अर्थ होता है बालू। तनवंगी का अर्थ होता है छरहरे शरीर वाली अर्थात पतली। विरल, विरल का अर्थ उथली या ये कह सकते हैं कम जल वाली। दीपित, दीपित माने प्रकाशित। करतल का अर्थ होता है हथेली। कुंतल, कुंतल का अर्थ होता है बाल। विभा, विभा का अर्थ होता है चमक या कांति। वर्तुल का अर्थ होता है टेढ़ी। अब इनके प्रसंग को देखिए। प्रस्तुत कविता में पंत जी ने चांदनी रात में अपनी मित्र मंडली के साथ गंगा में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है। क्षीण, जो समाप्त हो जाने वाली, यानी क्षीण धार वाली गंगा की कल्पना पंत ने पतली कमर वाली नायिका के रूप में की है। इसमें क्या बताया गया है कि जो क्षीण धार वाली गंगा है उसको इन्होंने इस कविता में पतली कमर वाली नायिका के रूप में व्यक्त किया है। किसने? पंत जी ने। और एक प्रश्न ये भी समझ लीजिए आप लोग, कभी कभी आ जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा गया है, तो प्रकृति के सुकुमार कवि इन्हीं सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है। अर्थात यह प्रकृति को बहुत ही नज़दीक से महसूस किए हैं। ज़्यादातर इनके कविता जो है वो प्रकृति पर ही निर्भर है, अर्थात प्रकृति पर आधारित इनकी कविता देखने को पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए अब इसकी हम व्याख्या पर ध्यान देते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल। शांत माने शांत होता है, स्निग्ध अभी बताया है, कोमल या तरल होता है। ज्योत्स्ना अर्थात प्रकाश कह सकते हैं, चांदनी कह सकते हैं। उज्ज्वल माने सफ़ेद। अपलक यानी कि बिना पलक झपके। अनंत अर्थात आकाश, ठीक है। भूतल माने पृथ्वी। तो इसमें नीरव माने जो शब्द न हो। इसमें ये कहा गया, कह रहे हैं कभी कि चारों ओर वातावरण कैसा था? शांत था, वहाँ कोई नहीं था। स्निग्ध अर्थात बहुत ही तरल या चिकना कह सकते हैं, चिकना। उज्ज्वल, चांदनी क्या हुई थी? फैली हुई थी। छिटकी अर्थात फैली हुई थी। और अपलक अनंत नीरव भूतल अर्थात यहाँ कहा गया आकाश जो है वह टकटकी बांधे हुए पृथ्वी की ओर देख रहा था। और सैकत सैया पर दुग्ध धवल। बालू, यहाँ बताया गया कि पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। ऐसे मनोहर, मनोहर यानी मन को मोहित करने वाले, और निशब्द, निस्तब्ध अर्थात जो
बिना शब्द का वातावरण, यानी कि कोई भी शब्द नहीं था। कहाँ पर? जहाँ ये लोग नौका विहार कर रहे थे। ऐसे वातावरण में ग्रीष्म यानी गर्मी के कारण मंद, मंद माने धीरे धीरे, मंद और क्षीण धार वाली गंगा क्या हो रही थी? बालू के बीचों बीच धीरे धीरे बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोई छरहरे दुबले, छरहरे माने होता लंबा होता है, छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद सैया पर, यहाँ है ना सैया जहाँ हम लेटते हैं, या कह सकते हैं एक तरह से बिस्तर, सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई, दुग्ध, दुग्ध माने दूध होता है, धवल माने सफ़ेद, यहाँ गंगा के रूप का वर्णन किया गया है। वह कैसी है? दूध के समान सफ़ेद है, धवल अर्थात सफ़ेद है। फिर आगे कहा गया है कि वह बालू के बीचों बीच धीरे धीरे बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो छरहरे दुबले पतले वाले शरीर, जो दुबले पतली शरीर वाली युवती है, दूध जैसे सफ़ेद सैया पर क्या हो रही है? गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई और शांत लेटी हुई हो। सैया कैसा है? सफ़ेद है, दूध के समान धवल है अर्थात सफ़ेद है। फिर आगे कहा गया है लेटी है शांत क्रांत निश्चल। शांत यानी कि श्रम से किया हुआ जो थकान है, श्रम अत्यधिक करने पर जो थकान होती है, और क्लांत माने होता है एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए, लेटी है शांत क्लांत निश्चल। क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ कह सकते हैं, मुरझाई हुई कह सकते हैं। फिर कुंतल, कुंतल का अर्थ तो आपको बताया ही है, कुंतल माने बाल होता है। यहाँ कहा गया है कि गंगा जल में झलकता जो चंद्रबिंब यानी कि जो प्रतिबिंब है, छाया है, ऊपर लाइन से अर्थ देखिए, सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, विरल अर्थात कम जल वाली गंगा। जिस नदी में ये लोग, जिस गंगा नदी में ये लोग विहार कर रहे हैं, उस गंगा नदी में पानी क्या था? कम था। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कम पानी की वजह से वहाँ क्या है? बालू दिख रहा है, यानी रेत, रेत माने बालू होता है, जिसकी वजह से गंगा नदी धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है। फिर वह मानो एक युवती के समान सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर के मुरझाई और शांत लेटी हुई है। गंगा जल में, यहाँ नीचे है, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। कहा गया कि झलकता हुआ जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखे लेटी हो। जैसे यहाँ ये कहा गया है कि हाथ का सहारा लेकर के मानो कोई चंद्रमा के समान मुख वाली नौ युवती लेटी हो। फिर आगे कहा गया है चंचल अंचल नीलांबर। नीलांबर यानी कि अंबर माने वस्त्र होता है, नीला अर्थात नीले वस्त्र। यहाँ बताया गया है कि जो उसके वक्षस्थल है, वक्षस्थल का अर्थ होता है सीना या हृदय कह सकते हैं, उसके हृदय पर कोमल केश क्या हो रहे हैं? लहरा रहे हैं, और वह हाथों के सहारा लिए हुए लेटी हुई है। कौन? गंगा रूपी युवती, नायिका की बात हो रही है। फिर नीचे कहा गया है कि साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में जब पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उस गंगा रूपी तपस्वी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता है। क्या कांपता है? गंगा का जल। यहाँ ये कहा गया है गोरे अंगों पर सिहर सिहर यानी धीरे धीरे लहराता तार तरल सुंदर, अर्थात मानो यहाँ गंगा रूपी तपस्वी बाला अर्थात बालिका के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से
बार बार काँप रहा है, यानी गंगा नदी का जो जल है वो काँप रहा है। फिर कहा गया है कि चंचल अंचल सा नीलांबर, अर्थात तारो जड़ा उसका जो नीला आंचल है वो क्या हो रहा है, लहरा रहा है। तारों के समान यहाँ बताया गया है उसका नीला आंचल है। उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी भी प्रकाशित हो रही है और छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती लहराती ऐसी प्रतीत हो रही है, मानो क्या है, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। मृदुल माने होता है ये क्या कहते हैं, कोमल। यहाँ कहा गया है कि वह टेढ़ी बलखाती लहरें ऐसी प्रतीत हो रही मानो लेटने के कारण उसके रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ रही हों। अब यहाँ सलवटें पड़ने का तात्पर्य जैसे जब किसी कपड़े को फोल्ड किया जाता है, जो तह तह नहीं कह सकते, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एक परत नाम भी दे सकते हैं। जैसे किसी कपड़े को यदि हम 2-3 बार फोल्ड कर दें तो एक हल्के लाइनिंग जैसे उस कपड़े में यहाँ बताया गया कि उसी के समान यहाँ दिख रहा है। क्या, रेशमी साड़ी किसकी, गंगा की। पूरे अर्थ को एक बार और देख लीजिए। यहाँ कहा गया कि चारों ओर शांत स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी बांधे हुए पृथ्वी को देख रही है। पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। ऐसे मनोहर और निस्तब्ध वातावरण में ग्रीष्म यानी गर्मी के कारण मंद और क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीचों बीच धीरे धीरे बह रही है। और वह जब बह रही है तो मानो ऐसे लग रही है जैसे कोई छरहर यानी कि लंबी शरीर वाली, दुबली पतली शरीर वाली क्या हो रही है, सुंदर युवती दूध जैसे सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी, मुरझाई और शांत लेटी हुई हो। गंगा का जल या गंगा के जल में जब चंद्रमा की प्रतिबिंब पड़ती है तो मानो गंगा रूपी तपस्वी अपने चंद्रमा के समान मुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखे लेटी हुई हो और छोटी छोटी लहरें उसके हृदय पर लहरा रहे हों। अर्थात उसके जो कोमल केस हैं वह उसके हृदय पर लहरा रहे हों। तारों भरे आकाश की चंचल जो परछाई गंगा के जल में पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उस गंगा रूपी तपस्वी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता है। तारो जड़ा उसका जो नीला आंचल है वह लहरा रहा है और उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बलखाती लहरें ऐसी प्रतीत होती है मानो लेटने के कारण उसके रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हों। सलवटें अर्थात निशान पड़ गए हों। यहाँ कवि ने गंगा का मानवीकरण करके उसे तपस्विनी बाला के रूप में प्रस्तुत किया है।